Welcome to online classes organized by MP Higher Education Department. I am Dr. Shalini Saxena, Professor Chemistry. Today I am here for BSc first year students. I will take paper 1 Physical Chemistry Unit 1. It is gaseous state. You all must be knowing that there are three physical states of matter: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप सभी जानते हैं कि पदार्थ तीन भौतिक अवस्थाओं में रहता है: ठोस, द्रव और गैस। गैसेस दो प्रकार की होती हैं: आइडियल गैस, आदर्श गैस और रियल गैस, वास्तविक गैस। गैसेस आर ऑफ टू टाइप्स: आइडियल गैस एंड रियल गैस। अब कौन सी गैस को हम आइडियल कहेंगे और कौन सी गैस को हम रियल कहेंगे? जो भी गैस इस गैस समीकरण का पालन करें, PV is equal to nRT, the gases which obey the gas law PV is equal to nRT are known as ideal gas. जो गैस इस पुराने गैस समीकरण PV is equal to nRT का पालन करें, उन्हें हम आदर्श गैस कहते हैं। जो गैस इस गैस नियम का पालन न करे, उन्हें अनादर्श कहा जाता था। The gases which do not obey the gas law are called non-ideal. But जब देखा गया तो यह पाया कि इस यूनिवर्स में किसी भी गैस ने इस गैस नियम का पालन नहीं किया। None of the gas in this universe followed the gas law. ये गैसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं: वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। इन तीन मेन वेरिएबल्स परावर्ती पर आधारित था पुराना गैस समीकरण, जो कि था PV is equal to nRT। जो किसी भी गैस ने पालन नहीं किया, इस नियम का पालन किसी भी गैस ने नहीं किया, इसलिए सभी गैसों को नॉन आइडियल कहना गलत माना। वैन डर वाल साइंटिस्ट ने इसको गलत सिद्ध किया और सभी गैसों का नाम उसने रियल गैस या वास्तविक गैस दिया। As none of the gas in this universe obeyed this gas law, so to term them as non-ideal was wrong. So a scientist named Van der Waal called them real gas. वैन डर वाल ने इन सभी गैसों को, जिन्होंने पुराने गैस समीकरण का पालन नहीं किया, उन्हें वास्तविक गैस कहा और इस नियम में कुछ कमियां ढूंढकर, जो भी कमियां थी वह ढूंढी और नया नियम बनाया, जो कि रियल गैस या वास्तविक गैसों के लिए था, और उस नियम का नाम या उस लॉ का नाम उसने वैन डर वाल गैस लॉ कहा। सबसे पहले वैन डर वाल ने यह देखा कि पुराना गैस समीकरण किन नियमों पर आधारित है। The old gas was based on two laws, Boyle's law and Charles' law. Now come to Boyle's law. Boyle's law. In Boyle's law, temperature remaining constant, pressure of a gas is inversely proportional to the volume. स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब
उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या हम लिख सकते हैं P is directly proportional to 1/V, या PV, V को ऊपर ले जाएंगे तो PV is a constant known as K. And if a gas has two pressure at two volume, then P1 V1 is equal to P2 V2 according to the Boyle's law. किसी भी गैस का दाब और आयतन किसी एक निश्चित ताप पर हमेशा इनका जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल हमेशा समान होता है या स्थिर होता है। PV is a constant. देखिए इसमें बॉयल्स लॉ सिद्ध हो रहा है। पहले कंटेनर में आयतन है 1 लीटर। द वॉल्यूम इन द फर्स्ट कंटेनर इज 1 लीटर and pressure is also 1 liter. And in second case, if we increase pressure to 2 atmosphere, the volume decreases to 0.5. And if we multiply P1 into V1 and P2 into V2, it will come a constant value that is equal to 1. प्रेशर बढ़ाने पर आयतन कम हो रहा है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था तो वॉल्यूम भी 1 लीटर थी। प्रेशर बढ़ाकर हमने यदि 2 किया तो वॉल्यूम हो गई आधा लीटर, और गुणा करने पर P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2, और वो स्थिर मान आया दैट इज 1। ये देखिए ये 3 केस हैं। पहले में प्रेशर 4 mm है और वॉल्यूम 1 है। सेकंड में प्रेशर इज इंक्रीज टू, देन वॉल्यूम pressure is decreased to 2, volume becomes 2, and then in third case pressure is further decreased, then volume increases up to 4. P1 into V1 की वैल्यू हमेशा सेम आ रही है, that is 4. And it is plotted in the graph also. This is the Boyle's law, जिस पर पुराना गैस समीकरण आधारित था। Next is Charles' law. According to Charles' law, volume of a gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure. स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, और V is directly proportional to T, or we can write V is equal to KT, and V upon T is constant value. So we can write an equation V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. इस फिगर में आपको अच्छे समझ में आएगा। जब प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, जो कि कांस्टेंट है दोनों केसेस में, वॉल्यूम था 0.5 लीटर, टेम्परेचर वाज 200 केल्विन। ऑन हीटिंग, temperature increases to 400 Kelvin, and so the volume also increases to 1 liter. देखिए ताप बढ़ाने से आयतन भी बढ़ रहा है, और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, इस कांस्टेंट वैल्यू आएगी। रियल गैस और आइडियल गैस में यह अंतर सामने से स्पष्ट हो रहा है। PV इज इक्वल टू nRT गैस नियम था। रियल आइडियल गैस वो होती हैं जो हमेशा इस गैस नियम का पालन करें, लेकिन वास्तविक गैस केवल अति लो दाब और उच्च ताप पर ही इसका पालन करती हैं। दिस इज वैन डर वाल। इन्होंने सभी गैसों को अनादर्श कहने से मना किया। अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल, all gases which do not obey Charles and Boyle's law were considered non-ideal. But वैन डर वाल ने कहा इन्हें हम non-ideal नहीं कह सकते, इन्हें हम रियल गैस या वास्तविक गैस का नाम देंगे। फिर वैन डर वाल ने पुराने गैस समीकरण जिन 2 बातों पर आधारित था उनको पॉइंट आउट किया, जिसमें से पहली बात थी
The volume occupied by gas molecules is negligible as compared to the volume of gas. पुराने समीकरण में गैस का आयतन की तुलना में गैस के अणुओं के आयतन को नगण्य माना जाता था. And second point, there is no intermolecular force of attraction between gas molecules. गैस के अणुओं के बीच अंतर अणुक आकर्षण बल नगण्य होता है. ये 2 पॉइंट पर आधारित था पुराना गैस समीकरण, जो कि वैंडरवॉल ने गलत बताया. ये पुराना गैस समीकरण था PV इज इक्वल टू nRT, जो कि 2 बातों पर आधारित था कि गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, और दूसरा पॉइंट था कि गैस के अणुओं के बीच अंतर अणुक आकर्षण बल नगण्य होता है. ये 2 बातों पर आधारित था पुराना गैस समीकरण, जिन दोनों बातों को वैंडरवॉल ने गलत सिद्ध किया. उन्होंने कहा कि गैस के अणुओं का आयतन भले ही बहुत कम हो, लेकिन उसे नगण्य नहीं माना जाना चाहिए. Real gas molecules do not have much volume, but their volume cannot be considered negligible. और दूसरी बात कि गैस के अणुओं के बीच अंतर अणुक आकर्षण बल नगण्य नहीं माना जाना चाहिए. The intermolecular force of attraction between gas molecules cannot be considered negligible. These are the deviations from ideal gas. High pressure और low temperature पर, उच्च दाब और निम्न ताप पर जो गैस हैं, आइडियल गैस हैं, वो डेविएशंस दिखाती थी. रियल गैस डिफर फ्रॉम आइडियल गैस दैट देयर कैन बी इंटरेक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट. लो प्रेशर पर neither repulsive or attractive force dominate. Gas shows ideal behavior. These are the deviations. पुराने समीकरण के आधार पर पुराने समीकरण में जो आइडियल गैस है उसको इस तरह की लाइन दिखनी चाहिए जो डॉटेड लाइंस पे है, लेकिन किसी भी गैस ने ऐसी सीधी रेखा नहीं आई. सब में इतने डेविएशंस आए जो आपको कलर्ड लाइन से दिख रहे हैं. सबसे ज्यादा डेविएशन दिखाई दे रहा है उच्च ताप पर. सामान्य ताप पर रियल गैस आइडियल बिहेव करती है, और लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर द गैस डू नॉट बिहेव आइडियली. निम्न ताप और उच्च दाब पर गैस आइडियल जैसा बिहेव नहीं करती. अतः ये पुराने नियमों को कमी ढूंढी गई पुराने नियम में, और नया नियम बनाया वैंडरवॉल ने, जो कि था रियल गैसेस के लिए. वैंडरवॉल formulated a new law for real gases. ये डेविएशंस किस कारण थे कि मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, और उनका वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ इंटरैक्शन या अंतर अणुक आकर्षण बल होता है. इसके आधार पर वैंडरवॉल ने पुराने गैस समीकरण में 2 करेक्शंस किए. वैंडरवॉल मेड 2 corrections in old gas law that was termed as volume correction and pressure correction. आयतन संशोधन और दाब संशोधन. ये 1 एटमॉस्फेयर पे देखिए
गैस के अणु दूर हैं तो अंतर अणु का आकर्षण बल बहुत कम होता है। पास आ जाते हैं, जैसे जैसे दाब बढ़ता जा रहा है अणु पास पास आते जा रहे हैं, और अब इनके बीच हम अंतर अणु का आकर्षण बल को नगण्य नहीं मान सकते और न ही इनके आयतन को हम नगण्य मान सकते हैं। गैस के अणु देखिए कितने पास पास हैं, और इन सबको अगर इकट्ठा किया जाए तो इनके आयतन को हम नगण्य नहीं मान सकते। सबसे पहले वैंडरवाल ने वॉल्यूम करेक्शन किया, आयतन संशोधन। उच्च दाब पर एट हाई प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइज वॉल्यूम बट वी कैन नॉट कंसीडर इट नेग्लिजिबल। उच्च दाब पर आयतन बहुत कम हो जाता है, गैस का आयतन कम हो जाता है, लेकिन गैस के अणुओं के आयतन को हम अब नगण्य नहीं मान सकते। यदि गैस द्वारा आयतन occupied है V, capital V, if volume occupied by gas at ideal condition is V and at high pressure the volume of gas molecule is B, गैस के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन B है, then अब गैस के अणुओं के विचरण करने के लिए आयतन कैपिटल V नहीं है, अब केवल V माइनस B रह जाएगा। अब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज लेस, क्योंकि गैस के अणु आयतन घेर रहे हैं, ये कंडीशन है उच्च दाब पर। अब अणुओं के विचरण के लिए पात्र का आयतन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कैपिटल V न होकर के V के स्थान पर V माइनस B हो जाएगा। देखिए इक्वेशन में करेक्टेड वॉल्यूम कैपिटल V डैश है और जो कि कैपिटल V माइनस NB, N है अणुओं की संख्या और स्मॉल b है एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन। Where V dash is the volume of real gas और कैपिटल V is volume of ideal gas। अब हमें जो NB है वो आयतन जो कि किसका है, गैस के अणुओं का आयतन है, उसको माइनस करना पड़ेगा, तभी एक्चुअल आयतन रियल गैस का आएगा। The volume of gas molecules is to be subtracted from the volume at ideal conditions, then we will get the volume of real gas which is V dash। इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ए फिगर में कंटेनर दिखाई दे रहा है, इसमें आयतन अधिक है, दाब कम है। अधिक आयतन में गैस के अणुओं के आयतन को हम नगण्य मान सकते हैं, लेकिन सेकंड चित्र बी चित्र में आप देख रहे हैं जब दाब बढ़ जाता है तो पात्र का आयतन कम हो गया। अब इतने कम आयतन में गैस के अणुओं के आयतन को नगण्य नहीं माना जा सकता। इसी के आधार पर वैंडरवाल ने वॉल्यूम करेक्शन किया। वैंडरवाल did volume correction depending upon this। इक्वेशन लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ n molecules of gas, गैस के अणुओं का आयतन, n अणुओं का आयतन है NB, जहां B is a constant which depends upon the type of the gas। इसे कहते हैं excluded volume, जो कि हमें घटानी है। अब पात्र के आयतन में से हमें ये स्मॉल b जो आयतन है ये घटाना पड़ेगा। द मॉलिक्यूल्स हैव लेस फ्री स्पेस टू मूव अराउंड। अब मॉलिक्यूल के पास पूरा आयतन कैपिटल V के स्थान पर V माइनस NB रह गया, जो कि रियल गैस का आयतन कहलाया, जहां B है 4 times द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस द्वारा घेरे गए वास्तविक आयतन का 4 गुना, B इज इक्वल टू 4V, और इस B को हम कहते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम और वाइब्रेटरी वॉल्यूम। इस B को कंपन ताप या प्रभावी कंपन आयतन या प्रभावी आयतन कहते हैं, जो कि गैस के अणुओं के वास्तविक आयतन से 4 गुना होता है, क्योंकि गैस के अणु हमेशा मोशन में रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं,
इसलिए वो अपने आयतन से 4 गुना ज्यादा आयतन घेरते हैं। यदि एक गैस के अणु का आयतन क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का आकार, द शेप ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज स्फेरिकल, गोलाकार है, इसलिए एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन हम कह सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर है गैस के अणु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। दिस इज द फॉर्मूला। V is the actual volume of gas molecule is 4/3 pi r cube. If two molecules collide with each other, यदि दो अणु आपस में टक्कर करते हैं तो इनके द्वारा बाधित आयतन, the restricted volume due to two molecules is 4/3 pi. Instead of r we have to write 2r, क्योंकि दो अणु एक साथ अगर टक्कर करते हैं तो वह 2r के हिसाब से आयतन घेरेंगे। Then volume becomes 4/3 pi 2r cube. पहला इक्वेशन। और वी कैन राइट, या हम लिख सकते हैं 4/3 पाई गुणा करने पर 8r क्यूब, 2r को खोलेंगे तो 8r क्यूब आएगा, 4/3 पाई 8r क्यूब। अतः दो अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, जब दो अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, जो पिछली बार जो आपने इक्वेशन लिखा वो था, तो एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा बाई 2 से, वी विल गेट 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन है, जो कि अणु का वास्तविक आयतन कहलाता है। 4/3 पाई आर क्यूब, जिसे हम B कहते हैं। 4 × 4/3 पाई आर क्यूब B के बराबर होता है, जो कि किसी भी गैस के अणु का प्रभावी आयतन कहलाता है। तो B बराबर 4V। B है अणु द्वारा घेरा गया वास्तविक प्रभावी आयतन, और स्मॉल v है अणु का वास्तविक आयतन। The effective volume of gas molecule is 4 times the actual volume of the gas. किसी भी गैस के अणुओं का प्रभावी आयतन उसके वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। अब वॉल्यूम करेक्शन के पश्चात जो हमारा इक्वेशन 1 था, PV = nRT, पुराना गैस समीकरण, उसमें V के स्थान पर अब हम V - NB लिखेंगे। इक्वेशन नोट कर लीजिए। आफ्टर वॉल्यूम करेक्शन, आयतन संशोधन के बाद इक्वेशन 1 जो कि था PV = nRT, वहां पर V के स्थान पर आप लिखेंगे V - NB। इक्वेशन नंबर 2 आ गया आपका। आफ्टर वॉल्यूम करेक्शन, आयतन संशोधन के पश्चात अब करना है प्रेशर करेक्शन। अब प्रेशर करेक्शन क्यों किया गया? बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इफ वी इंक्रीज प्रेशर। उच्च दाब पर गैस के अणुओं के बीच कुछ ना कुछ आकर्षण बल जरूर होता है, और ये डिपेंड करता है, जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d², डेंसिटी के स्क्वायर पर, क्योंकि अणु जितने पास पास आएंगे और उतना ही अंतर अणुक आकर्षण बल बढ़ता जाएगा, उसे हम नगण्य नहीं मान सकते। We cannot consider the intermolecular force of attraction between gas molecules at high pressure. It is directly proportional to d², or we can write instead of d, we can write 1/d²। d के स्थान पर as density and volume are inversely proportional, we can write 1/v², या P प्रोपोर्शनल साइन हटाएं
तो P is equal to A upon V square where A is a constant value. P की वैल्यू आ गई है P is equal to A upon V square. अब गैस का प्रेशर, क्योंकि गैस के अणु आपस में अट्रैक्टेड हैं तो वह उतनी प्रेशर से गैस के कंटेनर पर फोर्स से, प्रेशर से धक्का नहीं मार सकते एज द प्रेशर ऑफ द गैस, सो द प्रेशर ऑफ द गैस विल डिक्रीज. अतः जो आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो आइडियल कंडीशन के प्रेशर में हमको थोड़ा सा प्रेशर जोड़ना पड़ेगा. गैस के अणुओं के बीच क्योंकि अंतर अणु का आकर्षण बल हो गया है तो गैस का दाब कम हो जाता है और इसलिए हमें गैस जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है उसमें थोड़ा सा प्रेशर ऐड करना पड़ेगा अगर P डैश है आइडियल कंडीशन में प्रेशर के. P है प्रेशर ऑफ द रियल गैस, P डैश है प्रेशर एट आइडियल कंडीशन एंड स्मॉल p इज प्रेशर करेक्शन. गैस के अणुओं के बीच अंतर अणु आकर्षण बल के कारण गैस के अणु दीवार से उतने बल से टक्कर नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनका प्रेशर कम हो जाता है. अतः हमें प्रेशर करेक्शन जोड़ना पड़ेगा. देखिए इक्वेशन में P observed is equal to P dash. P dash is the pressure at ideal condition and small p is pressure correction. और P is corrected pressure. Pressure correction में P is directly proportional to D square and small p is directly proportional to 1 upon V square. P घनत्व के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिसे हम कर सकते हैं कन्वर्ट वॉल्यूम में एज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon V. And instead of P we can write the P is equal to A upon V square जहां A है वैन वाल्स कांस्टेंट. Put this value P is equal to A upon V square in equation number 3. जो पुराना इक्वेशन था P observed is equal to P dash plus small p, उसके small p के स्थान पर हमको डालना पड़ेगा A upon V square. We get equation number 4 that is P observed means रियल गैस का प्रेशर बराबर P डैश आइडियल कंडीशन के प्रेशर में थोड़ा सा प्रेशर हमको जोड़ना पड़ा जो कि हुआ A अपॉन V स्क्वायर. अब पुराने समीकरण इक्वेशन नंबर 2 में जहां पर हमने आयतन में संशोधन किया था वहीं पर हमने अब प्रेशर संशोधन करना पड़ रहा है. तो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस V इज इक्वल टू RT और इस इक्वेशन को हम कहते हैं वैन डर वाल्स समीकरण फॉर वन मॉलिक्यूल, एक अणु के लिए वैन डर वाल्स समीकरण. दिस इज द वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन P प्लस A अपॉन V स्क्वायर जो कि P के स्थान पर हमको प्रेशर ऐड करना पड़ा और आयतन में से हमको B माइनस करना पड़ा और विच इज इक्वल टू RT. This is the new gas law which is known as van der Waals gas equation जो कि वैन डर वाल ने पुराने समीकरण में दो कमियां ढूंढी और उन दो कमियों को ढूंढने के बाद उन्होंने दो करेक्शन किए जिन्हें हमने वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन का नाम दिया और ये नया इक्वेशन ये वैन डर वाल गैस इक्वेशन कहलाया जो कि सभी रियल गैसेस के लिए था. दिस इज फॉर रियल गैसेस, वास्तविक गैसों के लिए था जिसका सभी गैसों ने लगभग पालन किया. n अणुओं के लिए यही इक्वेशन बदल जाता है P प्लस A n अपॉन V स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT. इक्वेशन नोट कर लीजिए. n अणुओं के लिए समीकरण ये बन जाता है. इसमें A
के जो आगे वाला बना हुआ है AN²/V², ये करेक्टेड प्रेशर हुआ, और V माइनस NB करेक्टेड वॉल्यूम हुआ। दोनों करेक्शन के पश्चात वैन डर वाल्स इक्वेशन सामने आया, जहां A और B एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किए। A और B डिफरेंट होते हैं हर गैसेस के लिए, जो कि स्थिर वैल्यू होती है और डिपेंड्स ऑन साइज एंड पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब यूनिट्स ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट B आयतन के बराबर है, आयतन संशोधन के बराबर है, इसलिए NB इज इक्वल टू हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, या B इज इक्वल टू V/N, और आयतन की इकाई होती है लीटर और N की इकाई है मोल, तो B की इकाई हो गई लीटर पर मोल। देखिए NB जो है आपने संशोधन किया था आयतन में, NB आयतन के बराबर है, इसलिए हमने B लिखा, और B क्या हमको इकाई निकालनी है, तो N को उस साइड ले जाएंगे, तो B इज इक्वल टू V/N। वॉल्यूम की यूनिट इज लीटर एंड यूनिट ऑफ N इज मोल्स, तो यूनिट ऑफ B बिकम्स लीटर पर मोल और लीटर इनवर्स। नेक्स्ट, A की इकाई निकालने के लिए जो A वाली जो वैल्यू है AN²/V², ये है प्रेशर करेक्शन, तो इट इज इक्वल टू प्रेशर, and if we want to take the value of A, तो P इस साइड आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी P इंटू V²/N², और यूनिट हो जाएगी प्रेशर की होती है वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेयर, लीटर स्क्वायर अपॉन मोल्स स्क्वायर। ये दोनों की यूनिट हो गई। ऊपर वाली यूनिट है A की एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर अपॉन मोल्स स्क्वायर, एंड B की इकाई है लीटर पर मोल। लिमिटेशंस ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन, कुछ लिमिटेशंस सामने आए कि A और B हमेशा स्थिर होने चाहिए थे, पर तापमान के परिवर्तन से विद चेंज इन टेम्परेचर द A एंड B डिडंट रिमेन कांस्टेंट, और कई अरिथमेटिक वैल्यू डजंट मैच विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जब हमने इस वैन डर वाल इक्वेशन द्वारा एक्सपेरिमेंट्स करवाए तो कई बार गणितज्ञ मान एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक मान के समान नहीं आए। दीज आर द लिमिटेशंस या कमियां हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन में भी। अब आपके सामने जो आपने पढ़ा उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ ए इज, अभी आपको मैंने समझाया था ए की इकाई क्या होती है, तो ए की इकाई है एटमॉस्फेयर, लीटर स्क्वायर और मोल स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ ए। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ बी, बी की इकाई क्या है, तो बी की इकाई होती है लीटर पर मोल या लीटर पर मोल इनवर्स, ये है बी की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसेस बिहेव समवॉट आइडियली एट, कौन सी कंडीशंस पर गैस आदर्श गैस जैसा आचरण करती है, ये आपको मैंने बताया था। इसका आंसर है वेरी लो प्रेशर, बहुत ही निम्न दाब पर जो गैस हैं वो आदर्श गैस जैसा आचरण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अणुओं के लिए वैन डर वाल समीकरण कौन सा है, तो एन अणुओं के लिए वैन डर वाल समीकरण आपका थर्ड वाला ऑप्शन है P प्लस A N²/V², V माइनस NB इज इक्वल टू nRT, ये आंसर सही आंसर है। कुछ क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं कि डिराइव वैन डर वाल्स इक्वेशन फ्रॉम ओल्ड गैस लॉ, पुराने गैस समीकरण से वैन डर वाल समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।
पुराने गैस समीकरण से वेंडरवॉल समीकरण व्युत्पत्ति कीजिए। इसमें पूरा आपको डेरिवेशन लिखना है। पुराना समीकरण लिखेंगे, उसमें कमियां लिखेंगे, उसकी कमियां कैसे दूर करी वो लिखेंगे और फिर नया समीकरण व्युत्पत्ति करेंगे। You have to write old gas law, then the corrections made by van der Waals, and then the van der Waals gas equation is to be derived. What corrections van der Waals has to make in old gas law and why? पुराने गैस समीकरण में van der Waals को कौन से संशोधन करने पड़े और क्यों? ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू। नमस्कार।